सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम केदार पांडे था। उन्होंने अपना नाम परिवर्तन और धर्म परिवर्तन कैसे और कब किया, इसका विवरण आपके पाठ के शुरू में दिए गए लेखक के सामान्य जीवन परिचय में दिया गया है। आप इस सामान्य जीवन परिचय को अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पाठ के लेखक के बारे में पढ़ना और समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पाठ को पढ़ना और समझना ज़रूरी है। अतः आपसे उम्मीद है कि आप राहुल सांकृत्यायन जी के सामान्य जीवन परिचय को अवश्य पढ़ेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। पाठ का नाम या शीर्षक है ल्हासा की ओर। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है और राहुल सांकृत्यायन जिनका नाम हिंदी साहित्य जगत में यात्रा विवरण या यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध और जाना माना नाम है। यह पाठ ल्हासा की ओर उनके प्रथम विदेश यात्रा की वृत्तांत का एक छोटा सा हिस्सा है। यह यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी ने सन 1929-30 ईस्वी में की थी, जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था और भारत के लोगों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी। लेकिन राहुल जी के मन की प्रबल इच्छा थी कि वो तिब्बत की यात्रा पर जाएं। अतः उन्होंने अपने एक मित्र, मंगोल भिक्षु मित्र जिसका नाम था, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए उसका नाम सुमति रख दिया था। वास्तविक नाम पाठ में दिया गया है। आप भी ध्यान से पढ़ करके उस वास्तविक नाम को मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि पता चले आप लोग कितने ध्यान से पढ़ते हैं पाठ। तो उन्होंने अपने मित्र सुमति, जो एक मंगोल भिक्षु था, उसके साथ मिल करके नेपाल के रास्ते तिब्बत यात्रा का एक निश्चय कर लिया। अब वो दोनों एक छद्म वेश यानी नकली वेश बना करके तिब्बत की यात्रा पर निकल चले। और वो छद्म वेश था भिखारी का। दोनों लोगों ने भिखारी का वेश बना करके तिब्बत की यात्रा पर निकल चले, वो भी नेपाल के रास्ते। और वह नेपाल से होकर तिब्बत जाने वाला रास्ता न केवल व्यापारिक रास्ता था, बल्कि वहाँ पर कुछ समय पहले तक चीनी सैनिकों का किला और छावनी रहा करता था। किंतु अब चीनी सैनिक जा चुके थे और उनके किले और छावनियों में तिब्बती लोग अपना घर बना करके रहना शुरू कर दिए थे। जिस समय राहुल सांकृत्यायन जी ने तिब्बत की यात्रा की, उस समय का समाज के बारे में वो लिखते हैं कि तिब्बती समाज खुले विचारों का था। उस समय पर्दा प्रथा, जाति प्रथा और छुआछूत की भावना वहाँ के लोगों में नहीं थी। दोनों मित्र यानी राहुल सांकृत्यायन जी और सुमति किसी एक घर में अपनी यात्रा के दौरान चाय पीने के लिए रुक गए। तिब्बती लोगों की चाय हमारे चाय से थोड़ी अलग होती है। उनकी चाय में दूध की जगह नमक और सोडा और मक्खन पड़ता है। दोनों लोगों ने उस घर में रुक करके चाय का आनंद लिया। इसके बाद वहाँ से आगे वो एक जगह थोंगला, उसका नाम है, थोंगला की यात्रा के लिए निकल पड़े। दोनों लोग थोंगला के लिए निकले। वहाँ पहुँचने पर उन्हें रहने के लिए बहुत अच्छा स्थान मिला, क्योंकि वहाँ पर सुमति के बहुत से यजमान थे। उन लोगों को रहने के लिए अच्छा स्थान 2 कारणों से मिल गया, क्योंकि एक तो वो समय से पहुँच गए, यानी शाम होने से पहले पहुँच गए, और दूसरा ये कि सुमति के वहाँ पर बहुत से यजमान थे। लेकिन ये लोग तो भिखारी के वेश में पहुँचे थे, लेकिन फिर भी रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। किसके कारण? सुमति के कारण, सुमति के यजमानों के कारण। और इसमें राहुल जी यह भी लिखते हैं कि 5 साल बाद जब पुनः वो उस जगह पे आए थोंगला में, तब उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। लेकिन उस समय वो भद्र वेश में यानी सूट बूट में आए थे, लेकिन फिर भी अच्छी जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोंगला के लोग शाम के समय, क्योंकि एक तो उस समय शाम के समय पहुँचे थे, और शाम के समय थोंगला के लोग छंग पीकर मदहोश रहते थे और नशे की हालत में यह नहीं जान पाते थे क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह 5 साल बाद जब पुनः वापस उस जगह पर आए थे, तो रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। अब इस यात्रा वृत्तांत में एक जगह का नाम आता है डांडा।
वो बहुत ही खतरनाक स्थान है। वहाँ पर चोर डाकुओं के लिए छिपने का स्थान है, उनके लिए वह काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन आम आदमी के लिए, साधारण लोगों के लिए वह बहुत खतरनाक जगह है, क्योंकि चोर डाकू इस स्थान पर यात्रियों को पहले मार देते, उसके बाद उनका सब कुछ लूट लेते थे। लेखक जो जो भिखारी के वेश में अपने मित्र के साथ था, उन्हें लूटने का डर नहीं था, और जैसे ही उन्हें शंका होती कि कोई डाकू आ रहा है या फिर उन्हें देख रहा है, तो वो दोनों लोग टोपी उतार करके भीख मांगना शुरू कर देते थे। इस तरह से वो लूटने से बच गए अपनी इस यात्रा के दौरान। अब आगे थोंगला से डांडा से आगे चलकर आगे वो लंकोर नामक स्थान की ओर पहुँचे, लेकिन लंकोर पर पहुँचने के लिए जो काफ़ी ऊंचाई पर था, चढ़ाई वाला रास्ता था, उसे देख करके लेखक काफ़ी अंदर से परेशान हो गए कि यह पैदल चलना मुश्किल है। तो उन्होंने अपने मित्र सुमति से कहा कि ये लंकोर तक चढ़ने के लिए अगले दिन तुम घोड़ों की व्यवस्था करो। अगले दिन सुमति ने घोड़ों की व्यवस्था की, और अगले दिन वे अपने मित्रों के साथ घोड़े पर चढ़कर लंकोर की तरफ रवाना हो चुके। अंतिम में चढ़ते चढ़ते वो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर चढ़े, तो उन्हें अद्भुत दृश्य देखने को मिला। एक तरफ हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और दूसरी तरफ समतल मैदान, हरियाली भरा समतल मैदान का नज़ारा। वहाँ पहुंचकर कुछ समय विश्राम के बाद दोनों लोगों की थकान उतर गई। उसके बाद वे लोग वापस लौटने लगे, यानी अब चढ़ाई से नीचे उतरने लगे ढलान की तरफ। लेकिन लेखक, सभी लोग आगे निकल गए और लेखक का घोड़ा सुस्त हो गया उतरते समय। लेखक ने सोचा चढ़ाई के कारण घोड़ा थक गया होगा, इसलिए लेखक ने घोड़े को मारा नहीं और घोड़ा धीरे धीरे चलता रहा। आगे बढ़ते गए, जब लेखक ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई उनका संगी साथी नहीं था। उन्हें भी रास्ता भी काफ़ी अपरिचित, अनजाना सा लग रहा था। लेखक समझ गए कि वो रास्ता भटक चुके हैं। उन्होंने आसपास के लोगों से बड़ी मुश्किल से पूछ कर वापस सही रास्ता का पता लगाया, और जब वे वापस आए तो काफ़ी देर से उनके मित्र सुमति उनका इंतज़ार कर रहे थे, और वो क्रोधित भी हो चुके थे, गुस्सा भी हो चुके थे। जब उन्होंने, सुमति ने लेखक से देर से आने का कारण पूछा गुस्सा होकर के, तो लेखक ने सारा दोष घोड़े के ऊपर डाल दिया कि मेरी कोई गलती नहीं है, घोड़ा ही धीरे धीरे चल रहा था। अब दोनों मित्र, राहुल जी और सुमति, दोनों मित्र मिलकर आगे एक जगह है टिंगरी के लिए चढ़ पड़े। टिंगरी में लेखक और सुमति के बहुत से यजमान थे। सुमति वहाँ पर लोगों को कपड़े से चीरी हुई बत्तियों के गंडे बांधा करते थे। ये कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े थे, उन पर कुछ मंत्र लिखे होते थे। लोगों की उनमें काफ़ी आस्था थी। उनका मानना था कि इन गंडों को बांधने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। सुमति ने लोगों को गंडे बांधे। जब लोग ख़त्म हो गए तो सुमति ने सोचा कि आसपास के गांव में जाकर अपने यजमानों को गंडे बांध दूं, लेकिन लेखक ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए लेखक ने सुमति को आसपास के गांव में जाने से रोका और लहासा की ओर चलने के लिए सुमति को तैयार किया। तिब्बत में उस समय ज़मीनें जो है जागीरदारों में बटी होती थी, और उन ज़मीनों की देख रेख करने के लिए एक बौद्ध भिक्षु को रखा जाता था। उस बौद्ध भिक्षु की मान्यता वहाँ के किसी राजा के से कम नहीं होती थी। यानी जो ज़मीन की देख रेख के लिए बौद्ध भिक्षु रखे गए थे, उनकी ठाट बाट सेवा सत्कार एक राजा की तरह ही होती थी। ऐसे ही एक जगह है सेक विहार। सेक विहार में एक ज़मीन की देखरेख के लिए बौद्ध भिक्षु रखे गए थे, जिनका नाम था नमसे। नमसे एक भद्र पुरुष थे, यानी काफ़ी विनम्र स्वभाव के, अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे। जब उनसे दोनों लोग मिले नमसे से, तो उन्होंने उनके साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया। हालांकि वो लोग भिखारी के वेश में थे, लेकिन फिर भी नमसे ने लेखक के साथ और सुमति के साथ काफ़ी अच्छा और विनम्र व्यवहार किया, उनका सेवा सत्कार किया, और उन्हें अपने बौद्ध विहार में लेकर के गए। बौद्ध विहार की पुस्तकालय में भी लेकर के गए। उस बौद्ध विहार के पुस्तकालय में जाकर राहुल सांकृत्यायन जी ने लगभग 103 पोथियों यानी पुस्तकों को देखा जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अब राहुल सांकृत्यायन जी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि इन पुस्तकों को पढ़ा जाए और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी विस्तार से
ली जाए। अब लेखक ने अपने मित्र सुमति से कहा कि तुम पास के गांव में जाकर अपने यजमानों को गंडे बांध कर आओ, तब तक मैं इन पुस्तकों को पढ़ लेता हूँ। लेखक के कहने पर सुमति चले गए पास के गांव में यजमानों को गंडे बांधने के लिए, और इधर लेखक बड़े ध्यान से, मन लगन से बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने में लग गए। कुछ दिनों तक वो पुस्तकें पढ़ते रहे, काफ़ी मन से पढ़ते रहे। कुछ दिन बाद जब वो लौट कर आए, उनके मित्र सुमति लोगों को गंडे बांध कर पास के गांव से, तो इन दोनों लोगों ने अपने अपने सामान अपने अपने पीठ पर लादा और नमसे से विदा लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। ये था पाठ 2 का संक्षेप में वर्णन। विद्यार्थियों, आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। इस पाठ में आए नए शब्द, नए स्थानों के नाम आपकी जानकारी में संवर्धन अवश्य करेंगे। धन्यवाद।